सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी प्रणाम। आदमी 2 दिन पहले क्या खाना खाया वो भूल जाता है, मगर जीवन की ऐसी घटना होती है कि हम छोटे थे तब से अभी तक पूरी बातें को लेकर के हम सोचे तो याद रहती है। क्यों? कि वहां संघर्ष था। 3 शब्द महत्व के हैं। एक है जीवात्मा, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, दूसरा और तीसरा है महात्मा। जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा, तीनों के पीछे आत्मा लगता है। मगर उस जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए एक ही व्यक्ति काम आता है, जिसको कहते हैं महात्मा। और इस महात्मा, गुरु, आचार्य, आपके जीवन में माँ बाप, कोई भी आ सकता है। यहां कल्पना जी से हम बात कर रहे थे, उनके जीवन की जो घटना है, प्रत्यक्ष की घटना है, एक अंधेरे से निकल करके एक प्रकाश की ओर जाने की घटना है। वो स्वयं ने पुरुषार्थ करके उस प्रारब्ध के पास पहुंचे और चर्चा कर रहे थे कि जीवन में लक्ष्मी के पास कैसे मेहनत कर करके पहुंचे। कल्पना जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आप बता रहे थे कि भाई जीवन की जो घटना है, उस जीवन की घटना के आगे आप सिलाई का काम किया, आपने मेहनत की, 250 रुपया, 100 रुपया कहाँ से किस उस नोट को देखा, तो फिर आगे क्या हुआ? तो पैसे मुझे चाहिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा मेरे परिवार से कोई जाए। तो पैसे मैं कहाँ से लाऊं, कौन देगा मुझे, मैं कैसे कमाऊं, काफ़ी सोच रही थी ऐसे। तो कहीं से मैंने सुना गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जो सुशिक्षित बेरोजगारों को मतलब गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, कुछ फंड होता है देने के लिए। तो उसके लिए मुझे 2-2.5 साल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी पेपर बनाना कैसे है, किस तरह से मिलना है, बैंक वाले से कैसे मिलना है, वो सारी चीज़ें, गवर्नमेंट के वो जो स्कीम होते हैं उस अधिकारी को कैसे मिलना है। लेकिन मैंने फिर भी वो रास्ता, एक तो नौकरी भी करना है, फिर छुट्टी के दिन वो भी सारा करना है, जाति का सर्टिफिकेट लाना है, उसके लिए गाँव जाना है, मतलब हर वो चीज़ वो मैंने की, संघर्ष किया और मैंने 50,000 का लोन लिया। अरे वाह! 50,000 का लोन लिया। मैंने सोचा मैंने बुटीक शुरू करना है, क्योंकि मैं सिलाई जानती हूँ, इसके सिवा तो कुछ नहीं। एक भाड़े से दुकान ले लेंगे और 4-5 मशीन डाल देंगे और अपना चलेगा। तो मैंने भाड़े से कह रहे दुकान भी ली और दो मशीन खाली ली। मैं बोला देखे तो सही पहला कैसे होता है। ठीक है, एक मशीन पहले से मैंने घर रखी थी, क्योंकि मैं काम से आने के बाद में घर में काम भी करती थी। तो एक मशीन खाली लेके ऐसे 2 मशीन उस दुकान में डाला। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि फर्नीचर के बिजनेस में अच्छे पैसे मिल रहे हैं। उस जमाने में वो जो कपाट वपाट बनते थे, शोकेस वगैरह, हर कमरे में कपाट रखो। तो गोदरेज के कपाट में 10,000 11,000 में मिलता था, और ये जो सादा कपाट बनता था तो उसमें 4-5 हजार में हो जाता था। तो मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो वाले ले लेते थे। तो ये कपाट के धंधे में अपने को एक कपाट बेचेंगे तो 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया ऐसे मिल जाता था। अब सिलाई कितनी भी करेंगे तो 100 रुपये से ज्यादा मिलना नहीं है। फिर मैंने वो बस उठाने का माल मार्केट से और फिर अपने दुकान में रख के फिर वो शुरू कर दिया। तो उसमें अच्छी ये होने लगी। लेकिन ये करते हुए मेरे दिमाग में ये आया कि जिस तरह से मैं इतनी मतलब काम जब नहीं था मेरे पास या पैसा जब नहीं था तो मैं कितनी बेबस थी। तो कितने सारे यूथ है ना जिनके पास में काम नहीं है, हर किसी को नौकरी दे नहीं सरकार दे सकती। तो जो नॉलेज मैंने पाया है लोन लेने का, तो इस तरह से मैं अपने दूसरे यूथ को भी अगर ऐसा करवा के दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने फिर एक संगठन बनाई, सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन, और उस संगठन के द्वारा बहुत सारे यूथ को, लड़के लड़कियां एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, बैंक के मैनेजर को बुलाने का, वो स्कीम के अधिकारी को बुलाने का और किसी गेस्ट को बुलाने का, और इस तरह से फिर वो अपनी स्कीम के बारे में समझाएगा, वो बैंक लोन किस तरह से लिया जाता है वो बताएगा, और वहाँ के वहाँ फॉर्म भर देते थे और बच्चे लोगों का लोन पास हो जाता था, जो भी उनका मतलब जो भी आइडिया होगा उसके ऊपर। और इस तरह से कहीं बच्चे, जिस तरह से मैं कर रही थी काम, इस तरह से उनका, मेरा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था, ये सोशल काम भी मेरा अच्छे से चल रहा था। कहीं बच्चे ऐसे भी थे कि नहीं हमें लोन नहीं चाहिए, वो झंझट में हमें जाना नहीं है, अगर हमारा धंधा नहीं चला और वो डूब गया तो हम कहाँ से, हमें नौकरी दिलवा दो। तो कितनों को फिर नौकरी भी, क्योंकि अच्छी पहचान हो गई थी, तो किसी को मंत्रालय में, किसी को पुलिस में, किसी को जहाँ जैसी ये थी उस तरह से।
तो इस तरह से सारा कुछ चल रहा था। फिर मेरा माउथ टू माउथ बहुत लोग नाम लेने लगे कि ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है, मतलब लोगों के घर के चूल्हे जलने लगे, उनके बच्चे जो आवारागर्दी कर रहे थे तो वो काम धंधे पे लगे, एक आर्थिक सहाय मिला उन लोगों को। तो काफी, फिर किसी के पास कुछ भी प्रॉब्लम है वो सारे मेरे पास चले आते थे। तो इसी तरह से एक वहाँ पे कल्याण में एक प्लॉट था, तो वो लिटिगेशन का प्लॉट था, तो वो मेरे पास आया और कहने लगा कि ताई जी आप मेरा ये प्लॉट लेंगे क्या? मैं कहा मैं क्या करूँगी प्लॉट लेके? बोला नहीं, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की, मैं 2.5 लाख रुपए में ये प्लॉट आपको दे सकता हूँ। आज इसकी कीमत मिट्टी की तरह है, लेकिन मुझे पता है अगर ये क्लियर होगा तो सोना हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 2.5 लाख में आपको देता हूँ, लेकिन आप अगर मुझे 1 लाख भी देते हो, 1.5 बाद में भी दोगे तो भी चलेगा, एक की बस सख्त ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ पैसे मैंने जोड़े हुए थे, कुछ पैसे मैंने यहाँ वहाँ से लेके उसको 1 लाख रुपए दे दिए। और जब उसके पेपर आए तो पेपर में बहुत सारे लिटिगेशन थे। हमें लो अभी इतने लिटिगेशन। तो एक डिप्टी कलेक्टर हमारे प्रोग्रामों में अक्सर आते थे, तो मैंने उनको दिखाया कि साहब ये वाली जो प्लॉट है ये मैंने लिया। अरे बोले ताई ये काहे के लिए लिया? इसके ऊपर सीलिंग एक्ट है, इसके ऊपर कूल लगा हुआ है, ये वो बहुत कुछ। मैं बोला ऐसा मत कहिए, मैंने बड़ी मेहनत के पैसे उसको दिए और भी देने हैं, तो कोई तो रास्ता होगा ना उसको क्लियर करने का। तो बोले हाँ रास्ता है, कूल है, इसके लिए आपको कलेक्टर से सेल परमिशंस लेने होंगे, इसका सीलिंग एक्ट निकालना होगा, तब वो प्लॉट क्लियर होगा। बोला ठीक है होगा ना, मतलब कुछ कर सकते हैं हम लोग। और फिर वो सारा क्लियर करने के लिए 2-2.5 साल निकल गए अपने। लेकिन उस प्लॉट को जब मैंने क्लियर किया तो वही 2.5 लाख का प्लॉट अपना 50 लाख का बन गया। तो प्लॉट तो मेरे पास है, फिर मैं करूं क्या उसका? तो फिर मैंने सोचा कि इसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के लिए पैसे तो नहीं है, फिर क्या करें? फिर किसी पार्टनर को लेते हैं। तो एक सिंधी पार्टनर को लिया, 65% उसका, क्योंकि वो डेवलप करेगा, जमीन मेरी है इसलिए 35% मेरा। और इस तरह से बिल्डिंग तैयार हो गई। तो बिल्डिंग तैयार होने से पहले वहाँ के जो लोकल गुंडास थे उन्होंने काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की मुझे, क्योंकि वो हजम नहीं हो रहा था ना, पुरुष प्रधान देश है हमारा। उस वक्त बुलडोजर बाबा नहीं थे। नहीं थे वो नहीं थे उस वक्त। और एक लेडी, अब उनको ऐसे लग रहा था कि मैं नागपुर विदर्भ से हूँ ना, तो विदर्भ से मैं आई और मुंबई में मतलब बिल्डर बन रही हूँ, इतनी औकात मेरी, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। तो उन्होंने काफी डराने धमकाने की कोशिश की, तो मैं डरी नहीं, मैं पीछे हटी नहीं। तो फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि इसका मर्डर कर दिया जाए और 5 लाख की सुपारी दिया। वो जो गुंडास थे वहां पर, ऐसी वो मीटिंग चल रही थी, तो उसमें एक शख्स बैठा हुआ था, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था, ये लेडीज इतना अच्छा काम कर रही है, इसको क्यों मार रहे भला ये। तो जैसे वो मीटिंग खत्म हो गई, वो जेंट्स मेरे पास आया, उसने कहा ताई जी एक काम करो, आप गाँव निकल जाओ। बोला क्यों गाँव निकल जाऊँ? बोला नहीं आप निकल जाओ प्लीज, आप यहाँ से निकल जाओ। बोला तू जब तक नहीं बताएगा मैं गाँव क्यों जाऊंगी? तो बोला मेरा नाम नहीं बताओगे? बोला बिल्कुल नहीं, तू बता मुझे। तो फिर उसने मुझे बताया कि आपकी सुपारी दी गई है और 5 लाख रुपए जो है वो तुमको मार डालेंगे। किस तरह से मारेंगे, जहाँ से आप गुजर रहे हो, ट्रेन से कहाँ से उतर, और सारा प्लान उन्होंने मुझे बताया। और तुमको मार के वो लोग भाग जाएंगे नेपाल, और 5 लाख रुपए जो है उनकी फैमिली को दे दिए जाएंगे। मतलब यहाँ तक उन्होंने सारी ये कर दिया था। तो मैंने कहा मैं गाँव वाँव नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर के पास गई, कल्याण रहती थी तो थाना पुलिस कमिश्नर हमारा वहाँ पर गई। तो वहाँ भुजंगराव मोहिते नाम के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर। तो उनको मैंने बताया कि सर मेरे साथ में कुछ ऐसे होने वाला है, मैंने सुना है। तो वो हंसने लगे, बोले तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा जैसे भी मुझे पता चला सर, मैं उसका नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप पुलिस डिपार्टमेंट आप है ना, तो आप ढूंढ लीजिएगा ना क्या है, कैसे है हालत। तो उन्होंने देखा तो पता चला कि हाँ ऐसा एक ग्रुप है वहाँ पर, लोकल ग्रुप, और वो ऐसा कुछ करने वाला है। तो फिर उन्होंने वहाँ के एसीपी, डीसीपी, पुलिस स्टेशन सबको बताया, उन लोगों को पकड़ा, उनके साथ जो करना था कानूनी कार्रवाई वो किया। लेकिन मुझे ये कहा कि तुम एक काम करो, अभी तुम्हें पता चला, नेक्स्ट शायद पता ना चले, तो उससे अच्छा तुम सिक्योरिटी ले लो। तो मैंने कहा सर सिक्योरिटी लेकर मैं कहाँ घूमूंगी, आपको देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिए मुझे। तो बोले रिवॉल्वर चलाएंगे? मतलब अपनी हिफाजत के लिए तो चलाना पड़ेगा। वैसे तो हम बुद्ध के पाइक है, हम चींटी भी ना मारे, लेकिन अगर अपने ऊपर कोई सेल्फ डिफेंस, तो उसके लिए मुझे चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम कल 11 बजे आ जाना। और मैं दूसरे दिन 11 बजे गई। गुरुजी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं शायद भारत की पहली ऐसी महिला होंगी कि मैं 11 बजे गई और 6 बजे रिवॉल्वर लाइसेंस मेरे हाथ में था। अरे वाह! क्योंकि उसका प्रोसेस जो है जितना लंबा चौड़ा है, लोकल पुलिस स्टेशन होगा, एसीपी, डीसीपी, फिर सीपी ऑफिस, और फिर ये टेबल से वो टेबल
लंबा चौड़ा। साहब ने सारे जितने टेबल थे वो एक ही जगह पे बुला के मुझे 6 बजे मतलब कंप्लीट कर दिया। 99 में ये रिवॉल्वर लाइसेंस मैंने लिया था। उसके बाद में मैंने जाके रिवॉल्वर लिया और फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मौत से तो मैं पहले ही मिलकर आई थी, तो मौत से डर था ही नहीं मुझे, एक दिन मरना ही है। तो इस तरह से फिर मैं काम करती रही। फिर वो मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई, प्लान पास हो गया, मैंने बिल्डिंग बनाई, उसमें मैंने काफी पैसे कमाए। उसके बाद में दूसरा भी लिटिगेशन का प्लॉट आया, उसमें भी मतलब इस तरह से। तो ये सारा करते हुए मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बन गई। पुणे में हमारे यहाँ एक साई कृपा साखर कारखाना बोलकर है, वहां पर वो हो गया। मेरा सोशल काम भी चलता रहा, साथ साथ ये सारा चलता रहा। तो कमानी ट्यूब्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कंपनी है। जी, मैं देख रहा था आपके कार्ड में। हाँ। तो उसका इतिहास ऐसा था, वो नेहरू जी और गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे, रामजी भाई कमानी। राइट। तो रामजी भाई कमानी गांधी जी के साथ ही में मतलब काम करते थे। तो गांधी जी का पहला आंदोलन, खादी आंदोलन, कलकत्ता से हुआ, जो कमानी हाउस से हुआ शुरू। जी, तो इतना उनका था। तो वो रामजी भाई इतने बड़े स्वतंत्र सेनानी और इतने बड़े बेचारे, उन्होंने 3 फैक्ट्रियां लगाई, कमानी ट्यूब्स, अपना कमानी मेटल्स और कमानी इंजीनियरिंग। और फिर उस जमाने में यूनियन का बहुत ज्यादा जोर चलता था, तो यूनियन वाले एक साथ हो गए और रामजी भाई को इस तरह से निकाला जैसे दूध से मक्खी बाहर। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक गए कि मालिक सही नहीं है और इसको हटा दिया जाए, हम 3500 वर्कर है, हम कंपनी चला लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी देश की पहली ऐसी कंपनी है, भारत देश की, जिसमें सीका एक्ट तैयार हुआ उस कंपनी की वजह से, ठीक है। और पहली ऐसी कंपनी है जिसका मालिक बाजू में हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर की कि मालिक बाजू में हो गया और 3500 वर्कर मालिक बन गए। ओहो, तो ये तो वर्कर को चलाने को दे दिया। लेकिन वर्कर वर्कर है, मालिक मालिक है, मैनेजमेंट में कौन है? तो इस तरह से कंपनी नहीं चला पाए। लेकिन कोर्ट ने एक काम अच्छा किया था कि IDBI को ऑपरेटिंग एजेंसी बोलकर देखरेख करने के लिए बोला हुआ था, काम करने के लिए उनको दे दिया था, लेकिन अंडर कोर्ट के ही था। तो 10 साल तक 87 में ये सारा कुछ हुआ था। 87 से लेकर 97 तक कोर्ट देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एंजॉय कर रहे हैं। इनको तो वैसे भी कुछ करना नहीं था, बहुत सारा रॉ मटेरियल था, उसको एंजॉय कर लिया। अच्छा, हुआ ऐसे कि हमारे देश में ऐसे आया जैसे क्रांति आ गई, भाई वर्कर मालिक बन गया है। तो गवर्नमेंट उनको उठा के पैसे दे रहे, सारे बैंकों ने आगे बढ़ बढ़ के उनको बोला कि भाई पैसे ले लो, हमसे ले लो, सारे पैसे दे दिए। और इस तरह से उन्होंने काफी एंजॉय किया। तो 87 से 97 तक इस तरह से चलता रहा। 97 में जब टाटा ने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, BMC ने पानी कट कर दिया, तब इनके पास कोई चारा ही नहीं। तब भी ये बंद ऐसा नहीं बोल रहे। IDBI के जो लोग वहां देखे, सर्वे किया, तो बताया कि कोर्ट को फिर इन्होंने रिपोर्ट किया कि ये फेलिवर है, ये चला नहीं सके कंपनी को। तो फिर कोर्ट ने कोई दूसरा प्रोमोटर आए और इसको चलाए करके नोटिस वगैरह निकाले, पेपर में ऐड वगैरह दिया। तो ये जो वर्कर्स है ये मेरे पास आए, ये मेरा नाम ऐसे सुन रहे थे कि ये लेडी बहुत अच्छा काम करती है। तो कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर उस साइड में कुछ लोग वर्कर रहते थे। तो वो वर्कर वहाँ के वर्करों को लेके ऐसा पूरा ग्रुप मेरे पास आया, कहने लगा कि ताई जी, ये जो हमारी कंपनी अभी मतलब लिक्विडेशन में जा रही है, तो आप इसको बचा लो और आप इसको ले लो। क्योंकि कोर्ट ने क्या किया कि बहुत बार दे दिया, पेपर में दिया और नोटिस से निकाला, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था कंपनी। तो वो वर्कर मेरे पास आए, तो मैंने कहा भाई ये काम मेरा है नहीं है, ठीक है, मैं इंडस्ट्री तो जानती नहीं हूँ ना, तो मैं इंडस्ट्री में कैसे जा सकती हूँ? बोला नहीं, हमें यकीन है कि आप कर सकते हो करके। मैं बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती ये। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे 93 वर्कर मर गए, जो मालिक हमें 100% बोनस दे रहा था, आज हम लोग रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। मतलब वो सारा अपना दर्द का कहानी बताने लगे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने भूख को भी बड़ी करीब से देखा था, मैंने बीमारी को देखा था, अपनी बहन को तड़पते हुए मर के देखा था। तो इनकी ये बातों ने मुझ पर असर किया। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचती हूँ, मुझे सोचने का वक्त दो, देखती हूँ मैं क्या करना है। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों इनकी हम मदद नहीं कर सकते। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, पर इनकी मदद करनी चाहिए हमको। और फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जितने भी शुभचिंतक थे
जिसमें कुछ मिनिस्टर भी थे, कुछ आमदार खासदार भी थे। सबको मैंने पूछा कि मैं कुछ ये कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ। सब बोले, मराठी में बोला, कशाला तुम्हें आत्महत्या करता। जी, तो ये काम जो है ये आत्महत्या करने के बराबर से है, तो तुम इसमें क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, अगर वर्कर्स को हम इंसाफ दिला सके तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे वर्कर्स के लिए करना है जो भी है। और मैंने हाँ कह दी उनके पास। तो हमने एक स्कीम तैयार कर दिया, क्योंकि मुझे जाना है कि उनकी बोर्ड मीटिंग बैठी थी। तो बोर्ड मीटिंग में कोर्ट के अंडर होने की वजह से कोर्ट के डायरेक्टर, 4-5 बैंक के जो लायबिलिटी थी उनके सारे डायरेक्टर, और गवर्नमेंट के भी पैसे थे इसलिए गवर्नमेंट का डायरेक्टर, तो ऐसे सारे डायरेक्टरों की एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। तो ये वर्कर उस दिन मुझे उनके सामने लेके जाने वाले थे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे जाएंगे? तो एक स्कीम तैयार कर दिया, एक कंसल्टेंट पकड़ के कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक स्कीम तैयार करके हम लोग उनके पास गए। तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे किए, उनके जवाब मैंने शायद सही होंगे, उनको लगे होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप अगर टेक ओवर करना चाहती हो कंपनी को तो डे टू डे के काम जो है वो आज अभी और इसी वक्त से आपको करने होंगे, ठीक है? तो बोले तुमको मंजूर है? मैंने कहा हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन कोर्ट अगर डिसाइड करेगा तुम्हें कंपनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन काम तो आप आज से कर रहे हो। 2.5 करोड़ रुपया जो है आपको IDBI में जमा भी करना है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है या नहीं है कंपनी टेक ओवर करने की, वो भी तो हमें देखना है ना। तो वो आपको वो करना है। दूसरा आपको डे टू डे के सारे काम, तो अभी डे टू डे के काम क्या है? कंपनी सिक है, ठीक है, उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई क्लर्क है, कोई भी नहीं है, मतलब बंद पड़ी हुई कंपनी है। और बहुत सारे पार्ट जो है वो सारे चोरी हो गए हैं कंपनी के सिक्योरिटी ना होने की वजह से वगैरह। जब उस वक्त हमें पता चला कि कंपनी पे 116 करोड़ का कर्जा है। मैं 2000 में गई थी कंपनी को, तो 2000 में 116 करोड़ बोले तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 116 करोड़ का कर्जा है, 140 लिटिगेशन के केसेस है कंपनी के ऊपर, और 2 बड़ी यूनियन है। तो एक लाल बावटा जैसी बहुत खतरनाक यूनियन हमारे यहाँ पर है, तो वो एक यूनियन है, और एक अंदर वर्करों ने, क्योंकि उस यूनियन ने ये सारा कुछ किया था, कोर्ट में जाना हो ये सारा कुछ, तो ये वर्कर को समझ में आया कि ये यूनियन वाले हम लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अंदर के वर्करों ने अपनी एक अलग यूनियन बना ली। तो ऐसे 2 यूनियन, 140 लिटिगेशन और 116 करोड़ का कर्जा। तो ऐसे कंपनी को इसलिए कोई लेने के लिए नहीं आ रहा था कि ऐसे में कौन कैसे काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मिलना कुछ भी नहीं है वहाँ। मतलब आज अपने पास में फोर्ट में 2 बिल्डिंगें हैं, वो भी मतलब हेरिटेज बिल्डिंग है, एक हेरिटेज है और एक ऐसे है। वो कंपनी में सारे सेमी गवर्नमेंट के लोगों के भाड़ोतरी थे। ये जो पूरी बातें है, कहानी है, सिर्फ कहानी नहीं है, मगर ये बात हकीकत है। और आपको सुन करके कुछ प्राप्त करने का, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगली बार हम कुछ इनके बारे में क्या प्राप्त किया है, गवर्नमेंट से क्या प्राप्त किया है, उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु, नमस्ते।